बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की रिहाई का क्या ऑप्शन मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक सियासी मोमेंटम कायम करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से ऑप्शंस को यूटिलाइज कर लिया है, जिसमें जलसे थे, एहतजाज था, धरने के लिए तैयारी थी, धमकियां थी, जिसमें कहा गया कि हम इमरान खान को अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलकर ले जाएंगे। फिर उसके बाद हुकूमत से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, चीफ जासूस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, आर्मी चीफ को खत लिखा, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें बांधी, सब कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कहती है कि सबसे बड़ा मसला 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के काबीना के लोग जिन्होंने ट्वीट्स की, उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर ली, उसका भी कुछ ना बना। फिर सियासी ना तजर्बाकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लोग थे वो हमें उस तरह नज़र नहीं आए, ख़ासतौर पर 9 मई के बाद। और इंतखाबात में तो फिर वकला मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना निशान था, ना उनके सियासी लोग इलेक्शन लड़ पा रहे थे, तो फिर ऑल्टरनेटिव तौर पर वो वकला जो कि ये वज़न उठा सकते थे इंतखाबात का, उनको सामने लाया गया और फिर वही जीते। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से बहुत बातें होती हैं। पार्टी के अंदर से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते इमरान खान रिहा हो जाएं, इमरान खान रिहा हो गए तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और बहुत से इख्तलाफात हैं। कभी खुद पार्टी से किसी को इमरान खान निकाल देते हैं, वो फिर एतराज़ लगता है कि उन तक पूरी बात नहीं पहुँचने दी जाती, तो इस किस्म के इख्तलाफात भी मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान इस वक्त भी मकबूल लीडर है, और ये जो दावा है या ये जो खदशा है ये हुकूमत को खुद है। हुकूमत के अंदर से लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती कि इस इंतशारी टोले के साथ अवाम क्यों चलती है। फिर हुकूमत, जब वो खुद हुकूमत में पंजाब में और विफाक के अंदर, तो फिर वो जलसे भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर अब भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि इमरान खान से हटें, और वो जो 9 मई हुआ या 26 नवंबर हुआ उसको समझें, और जो 3.5 साल हुकूमत हुई उसमें पाकिस्तान की तबाही हुई उसको समझें और उसका साथ छोड़ें, और हम जो तरक्याती मंसूबे आपके लिए लेकर आ रहे हैं आप हमारा साथ दें। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, और मीडिया पर ये गिला भी बहुत दफ़ा चल चुका है, अली अमीन गंडापुर साहब जो कि पहले मुज़ाकरात के लिए राब्ते किया करते थे बैकडोर उन चैनल्स पर, अब क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर भी उनकी जो महदूद कर दिया गया, उनको सिर्फ इंतज़ामी मामलात देखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई किस्म की सियासी क़यादत वहाँ पर ले आई है, तो उससे भी क्या अली अमीन गंडापुर वो कोई मौसर इकदाम उठा पाएंगे, कोई राब्ते करवा पाएंगे, या वो चैनल खुला भी है या नहीं? जो ख़त पढ़ना ही नहीं चाह रहे, उनके आगे पास करना चाह रहे हैं, क्या उनके साथ अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, ये भी बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, और ये आर्टिकल और खतूत क्या इमरान खान साहब इसलिए लिख रहे हैं कि वो ये बताएं कि मैं आसाबी तौर पर कितना मजबूत हूं, मैं अभी तक घबराया नहीं हूं, या इसके कोई और मकासद भी हो सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर क्या है, प्रोग्राम में आगे जाकर इस पर बात करते हैं। नजम साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये आर्टिकल लिखा गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और इसमें उन्होंने ट्रंप को सियासी वापसी पर मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने अमेरिका से अपील की है कि वो जमहूरियत, इंसानी हकूक़, इलाक़ाई इस्तेहकाम और इंसाफ की फराहमी के लिए मदद करे। ये आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं चेयरमैन, साबिक चेयरमैन और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान? वो इसलिए है कि ऑप्शंस अब कम से कम होती जा रही हैं और तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमारा तज्जिया ये कहता है कि इस वक्त खान, जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, ये सब मानते हैं, मकबूल तरीन भी हैं, मजबूत आसाब के मालिक भी हैं, और इनकी जो डिटर्मिनेशन है, जो इनकी विल पावर है, वो तो तारीख याद करेगी। लेकिन ये एक मजबूत आसाब का बहुत बड़ा लीडर जो है ना, इसके सामने एक बहुत बड़ी खाई है। खाई समझते हैं ना आप? एक बहुत बड़ी खाई है। थोड़ी देर के लिए उस खाई को देखते हैं कि उसमें है क्या क्या जिसको उन्होंने पाटना है। सबसे पहले उस खाई में 9 मई पड़ा है। ठीक है, 9 मई के अभी हम कैलेंडर से उतारने की कोशिशें कर रहे थे, तो उसमें 26 नवंबर आ गया। उस खाई में वो सारे खतूत पड़े हैं जो उन्होंने लिखे, बशमूल इस आर्टिकल के,
जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ बात की, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि रियासत और हुकूमत में फ़र्क होता है। उस खाई में एहतजाज पड़े हैं जो कि मुंतज होते थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि एक और मुसीबत में, एक और केस में आ जाते थे। उस खाई में अल कादिर ट्रस्ट केस का 14 साल कैद का वो पड़ा है, वो मुजल्ला जो कि वो यानी ऑर्डर पड़ा है, जो कि वो बिल्कुल सामने है। उस खाई में आप देखें क्या नहीं, उस खाई में यहां तक है कि वो जो जिल्लत आमेज किस्म के मुज़ाकरात थे जो कि उनको करने पड़े, वो भी पड़े हुए हैं, और उसका नतीजा 0 ज़बा 0 ज़रब 0 वो भी निकल गया, वो भी इस खाई में पड़ा है। इस खाई में और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। एक जो जरूरी चीज मैं जिसकी तरफ इशारा कराना चाहता हूं ना, जो सबसे ज्यादा 9 मई से भी खतरनाक चीज पड़ी है इस खाई में, वो है खान साहब की अना। खान साहब की अना पड़ी है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक मैं हूं, जिंदा हूं, मैं लड़ता रहूंगा। और वो लड़ाई उनकी बाहर निकलने के लिए भी है, असीरान के लिए भी है, अपनी पार्टी के लिए भी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी है, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के लिए भी है। अब इस खाई को पाटना है और उसके बाद एक और स्टेप है जो कि मैं बताऊंगा आपको, जो उन्होंने लेना है। और जितनी जल्दी वो ये स्टेप ले लें उतनी जल्दी ही पीटीआई के लिए भी अच्छा होगा, खान साहब के लिए भी अच्छा होगा। हजरत अली करमुल्लाह वजहो का एक फरमान है, खाई जितनी बड़ी हो उतना ही पीछे आना पड़ता है। खान साहब को ये खाई नजर आ रही है जिसमें उनकी अना भी पड़ी है। याद रहे कि ये जो अना है ना, अगर बहुत सारे लोगों का, ये जो हमारे जूरिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो बहुत सारे तज्जियाकार हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर खान साहब आज हाँ कर दें कि 9 मई पे मुझे माफ़ कर दिया जाए और मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, मेरी पार्टी जो है वो सो कॉल्ड इंतशार वाली पॉलिटिक्स नहीं करेगी, तो उनके बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन हैं। तो ये अना भी उस खाई पे पड़ी है। अब हज़रत अली का करमुल्लाह वजहो को मैंने आपको बताया, ये कॉल बताया कि खाई जितनी बड़ी हो उतना ही पीछे आना पड़ता है। क्या पीटीआई, और जो कि पीटीआई का मतलब है खान साहब और खान साहब का मतलब है पीटीआई, क्या खान साहब को ये खाई नजर आ रही है? पहला सवाल। खान साहब इस खाई को पाटना चाहते हैं? दूसरा सवाल। खान साहब इस पार्टी को, इस खाई को पाट करने के जो अवामिल हैं, क्या उन पे अमल करने के लिए तैयार हैं? तीसरा सवाल। बात सीधी सीधी सी है, वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए पीटीआई को और खान साहब को। पहले इस खाई को देखना है और इसमें पड़ी हुई अशियाए खुरोनोश जो हैं, जो कि बाकी सियासतदानों के लिए खुरोनोश ही हैं, क्योंकि वो रोज इसको खाते हैं, चबाते हैं और निगलने की कोशिश करते हैं। खान साहब को और उनकी पार्टी को एक नया बयानिया चाहिए। अच्छा, अब इस आर्टिकल की आपने बात की है, इसमें भी वही सारी बातें हैं। सिर्फ एक नई बात है कि उन्होंने ट्रंप को यह बताया है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बताया है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, जरा ध्यान दीजिए हमारी तरफ भी। और फिर उन्होंने 2 ऐसी बातें की हैं जमहूरियत के बारे में और ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनली, अगर आप रीजनली भी देखें, इंटरनेशनली भी देखें, तो ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत जो है वो एक मजाक की सूरत में है। फिर वो जीएसपी प्लस की बात कर रहे हैं और वो ये भूल गए हैं कि जीएसपी प्लस हो, IMF हो, फैटफ हो, ये हुकूमत के मसाइल होते हैं, ये अपोजिशन के मसले नहीं होते। तो इस खाई को देखना है, पाटना है कि नहीं, फैसला करना है, और ज्यादा पीछे हटना है, और उसके बाद एक नया बयानिया बनाना है जो हकीकत पे मबनी हो, जो डूएबल हो। और उन्होंने जब ये फैसला कर लिया कि मैंने बाहर निकलना है, तो रास्ता सामने है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि इधर ही रहना है और इंतजार करना है। आप जिसको अना कह रहे हैं, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर कहता है कि ये तो खान नजरिए पर डटा हुआ है। वो कहते हैं पहले वाले डील करके चले गए। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी भी वोटर से पूछें कि 3.5 साल की कारकर्दगी क्या है, वो नहीं बताएगा। वो बताएगा कि इससे पहले जितने भी लीडर्स जेल में किए, उन्होंने NRO किया, खान ने नहीं किया। खान ने नहीं किया, इसीलिए तो वो यानी जेल में है। ये तो बात बहुत यानी रोज़े रोशन की तरह आया है। डटा हुआ होना और मसले का हल करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं अगर अपनी जिद पे अड़ा हूं कि मैंने जेल से नहीं निकलना, तो एक तरफ तो यह है कि ये डटा हुआ है, लेकिन सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि जेल के अंदर रह के आप ज्यादा फायदा दे रहे हैं मुल्कों के जेल से बाहर निकल के दे सकते हैं। तो उसमें आपने फैसला करना है कि मेरी अना यह कह रही है,
हालात ये डिक्टेट कर रहे हैं। और अगर आप अना को ही देखेंगे तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही कि खान बाहर आ रहा है। अगर आप हालात को देखेंगे तो मुझे लगता है कि खान बाहर भी आएगा और फिर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये वो बोने लिलीपुतियंस बन जाएंगे, वो गलेवर्स ट्रेवल्स वाले छोटे छोटे बोनों की तरह ये नजर आएंगे, क्योंकि उसका कदो कामत बहुत बड़ा है। अब ये मसला खान ने खुद हल करना है। अना है कि हालात को देख के बात करनी है, ये फैसला खान ने करना है। हमारी बहसियत पाकिस्तानी होने के ये होगी कि इससे सारा कुछ ये सासी गैर यकीनी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। खान को ये फैसला जल्द अज जल्द करना चाहिए। साकिब बशीर साहब, हम पाकिस्तानी बड़ी मासूम कौम है, हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इमरान खान का सियासी पूरा बयानिया इसी चीज़ पर था कि हमेशा कहते रहे कि एनआरओ ले लिया, करप्शन करके ये पैसे बाहर ले गए, ये तो जाते ही बाहर हैं। तो उनकी मजबूरी भी है कि वो अपने उस बयानिए से पीछे नहीं हट पाएंगे। अगर हटे तो फिर उनका वोटर उनसे हट जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या रुकावट है इमरान खान की रिहाई में? एक तो मैं ये समझता हूँ कि अना नहीं है। अना की वजह से इसके साथ जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। और इसमें फ्री कैन है, इमरान खान है, पीटीआई है या हुकूमत है या दीगर लोग हैं। तो उसमें अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इमरान खान तकरीबन 19 माह से जेल में है। इमरान खान रीसेंट पास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली दौरे हुकूमत में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी से लेकर फरियाल तारपुर, शाहिद खकान अब्बासी सारे जो है वो जेलों में रहे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम सबसे ज़्यादा जेल ये काट चुके हैं इस वक्त। इवन उनकी बीवी जो है वो वाइफ भी उनसे ज़्यादा जेल जो है वो काट चुकी है। तो 19 माह जेल रीसेंट पास्ट में किसी ने काटी, माजी में ये जेलें काटते रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी जेल काटी थी। और इसके अलावा उनके खिलाफ जो केसेस बने हैं वो साइफर है, इद्दत है, तोशा खाना 1, 2, 3, 9 मई के केसेस हैं, दहशत गर्दी के केसेस हैं, जालसाजी के केसेस हैं, गैर कानूनी निकाह के केसेस हैं। उनमें दर्जनों केसेस में वो जमानतें भी ले चुके, कुछ में बरी भी हो चुके। 188 केसेस मैंने पिछले दिनों ये किया था, कत्ल के केसेस भी हैं, कत्ल के केस भी हैं उन पर। तो 188 केसेस थे। तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम भी तो देखें ना कि ये किस तरह जो है वो चल रहा है और किस तरह लेकर चल रहा है। ये सिर्फ मेरा ख्याल है कहना कि इमरान खान की अना है, ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर है। क्या 8 फरवरी से पहले उनको मैंडेट जो उनको पार्टी इलेक्शन लड़ने दिया गया? तो उसका जवाब तो बड़ा सिंपल और सादा सा है, नहीं लड़ने दिया गया। इसके बावजूद ही 8 फरवरी को क्या हुआ? इसका 8 फरवरी को बहुत कुछ नहीं हुआ तो 9 फरवरी आना पड़ा। फिर इलेक्शन के बाद वो मखसूस नशिस्तें कहां पे गई? तो एक ऐसे सवालात हैं जिनको मेरे ख्याल में सिर्फ हम उस अना के इर्द गिर्द नहीं लगा सकते कि उसकी अना है और एक बंदे की अना है, वो तो जेल काट रहा है। जेल में रहना जो है वो आसान नहीं होता। जहां आपने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस फिर जब आप बड़े दावे करते हैं, आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा जो आपने बात की कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये डील करके बाहर आ गए और डील करके बाहर चले गए और इनकी ये ख्वाहिश है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अटक जेल में अगस्त 2023 में वो गए थे तो उसके 1 या 2 मत के बाद, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की, उनकी जो बुशा बीबी है, वाइफ है, उन्होंने भी की थी, मीडिया के सामने की थी कि उनको ये ऑफर हुई थी कि वो चुपचाप करके 3 साल के लिए बैठ जाएं तो उनके मामलात जो है वो सेटल हो सकते हैं। तो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2023 का और मार्च 2025 का उन्होंने वो डील एक्सेप्ट नहीं की। तो मेरा ख्याल में एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते उसको क्रेडिट भी जाना चाहिए कि कम से कम उन्होंने रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ दिखाई है। बाकी उनके जिम्मे कोई जुर्म है, उनकी पार्टी ने 9 मई किया, वो मामलात वो उनको सेपरेटली, जाहिर सी बात है वो अपना उनका व्यू है और वो अदालतों में लेकर चल रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस, क्योंकि 26वीं तरमीम आ चुकी, बहुत सारी हुकूमत ने लेजिस्लेशन कर ली, हुकूमत का हाथ अब ऊपर है। पीटीआई के पास ऑप्शन 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसमें भी फ्री कैन है, 26 नवंबर में भी फ्री कैन है। लेकिन यह है कि क्योंकि हुकूमत है तो एक साइड जो है वो कमजोर हमें नजर आ रही है। तो पीटीआई के पास ऑप्शंस कम है लेकिन उनका जो स्टैंड मेरा ख्याल में वो मजबूत है। इमरान खान का स्टैंड जो है मजबूत है कि आज भी वो अंदर बैठ के अपने बयानियां भी चला रहा है, पीटीआई भी चला रहा है। इंटरनेशनली टाइम मैगजीन में अंदाजा लगाएं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि माजी में
किसी बड़े पॉलिटिशियन ने जेल के अंदर से बैठकर एक आलमी जरीदे में, टाइम मैगजीन या इस किस्म के जरीदे में आर्टिकल लिखा हो, या इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल लिखा हो, या वो जब हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे थे तो वो पीटीआई वाले गिला करते थे कि हमें किसी न्यूट्रल मकाम पर, यानी ऐसे मकाम पर जहां पर हमारी बात कोई ना सुन रहा हो, तो मिलाया नहीं जाता। ये आर्टिकल कैसे लिख के बाहर आते हैं? अच्छा, ये आर्टिकल जो लिख के बाहर नहीं आते, आर्टिकल इस तरह बाहर आते हैं कि मैंने बहुत इसकी खोज लगाने की कोशिश की, या खतूत भी, या ये सारा कुछ होता ये है कि वहाँ के जो लीडरशिप जाती है, ये बहुत सारे केसेस पिछले चलते रहे हैं, तो इमरान खान साहब उनको पॉइंट्स देते हैं 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल, टाइम मैगजीन से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल चाहिए इमरान खान, या इन्होंने रब्ता किया कि इमरान खान आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो उसके बाद वो पॉइंट्स वो अपनी पार्टी लीडरशिप को, किसी बंदे को बता देते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, इन पे आप ये बात करेंगे, और उसके बाद वो बाहर आके उसको एक आर्टिकल शक्ल में जो है बाहर भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता कि A to Z लफ्ज ब लफ्ज एक आर्टिकल अडियाला जेल से निकलता है और टाइम जो उसमें मैगजीन में जो है वो जाके पब्लिश हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, अब ये आपको क्या लगता है ज़्यादा बड़ा मसला अना का मसला है कि इमरान खान अपने स्टांस पर डटे में, वो चाहते हैं मेरे पॉइंट्स पर आकर बात हो, और बड़ा अरसा इंतज़ार भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि कोई आए वहाँ पर आकर बात करे, और फिर ख़ुद इनिशिएट किए राब्ते और कहा कि चले हम बात कर लेते हैं, लेकिन बात आके बनी नहीं। ना तो ख़त का जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा आगे भेज देंगे, और भी किसी किस्म का जवाब नहीं आया। तो अब आपको लगता है कि ये अना का मसला ही है, या इसके अलावा कोई मसला और लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। इसमें पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया मैनेजमेंट हमेशा से ख़ासी कामयाबी से की जाती है, और चूँकि पिछले 6 माह के अंदर हम देख रहे हैं कि उनके जो दीगर ऑप्शंस हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते जा रहे हैं, तो ये जो खतूत का एक सिलसिला है या ट्वीट्स सामने आती हैं, उनसे वो मीडिया को, आवाम को इंगेज बड़ी कामयाबी से रख रहे हैं। उसके ऊपर एक डिबेट होती है, उसके प्लस पॉइंट्स, उसकी मनफी बातें डिस्कस होती हैं। दूसरी बात इसमें ये अहम है कि ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़ुसूसन पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी बड़े लीडर हैं, खा वो मियाँ नवाज़ शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, इमरान खान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, वो ख़ुद कुछ नहीं लिखते। उनके स्पीच राइटर्स होते हैं, उनके ऐसे टीम में लोग मौजूद होते हैं कि जो उनकी थॉट्स को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस हद तक ये मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद किस हद तक उसको वो मुज़ाहमत में ले जाना चाह रहे हैं। तो वो उस मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, तो वो जो पॉइंट्स उनको मिलते हैं या लीड मिलती है, उसके ऊपर फिर वो बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इमरान खान के केस में भी यही हो रहा है कि कोई उस तरह से कागज़ निकल के बाहर नहीं जाता, बल्कि वो कुछ डायरेक्शंस होती हैं जिनको समझने वाले लोग फिर उसको राइट डाउन करते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो हमारे सामने हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब यही कर रहे हैं कि वो मीडिया को इंगेज कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक तरीका रहा है कि आप जेल के खतूत जो हैं उनको शाये करते हैं, सामने लेके आते हैं, ताकि आप ये बताएं कि आपके साथ क्या बुरा सलूक हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है। अब इससे एक कदम आगे चलते हैं। जो तीसरी बात है वो ये है कि क्या इसके ज़रिए उन्हें को फ़ायदा होगा। इसमें फ़िलहाल मुझे को फ़ायदा नज़र नहीं आता कि जिसमें हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को ट्रांसलेट होता देखें। उसकी वजह यह है कि जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसके पास वाज़ेह हिदायत मौजूद नहीं हैं कि आपने किस हद तक स्टेप फॉरवर्ड करना है और कहाँ पे फिर आपने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है मुज़ाकरात में या किसी डील में, जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम अवामी ज़ुबान में NRO कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब मिलती हैं तो पता ये चलता है कि फिर तहरीक इंसाफ को उसमें सक्सेस नहीं हो रही। हाँ, वो जो उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए हैं वो बिल्कुल इस वक्त एक जेन्युइन मामला है। उसकी रीज़न ये है कि यूरोपीय यूनियन हो, बाकी इदारे हों, मामलात वो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स का जो मसला है, सियासी मुकदमेबाजी का मसला है, इन चीज़ों को वो बाकायदा नोट कर रहे हैं। इसलिए जब हम इसको तारीख़ के तनाजुर में देखते हैं तो पता चलता है कि सियासतदान ने इस चीज़ को तय किया हुआ था कि अगर उन्हें गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ता है तो वो एक कदम पीछे हट जाते थे। वो इंतज़ार करते थे कि किस तरह से हालात को बेहतर होना चाहिए, किस तरह से हवाओं का रुख देखना चाहिए। अब इस वक्त जो चीज़ स्टक है, सिस्टम जहाँ पे रुका हुआ है, वो ये है कि इमरान खान साहब वो इंतज़ार करने को तैयार नहीं है और वो ये चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को फ्रंट फुट से ही लीड करूंगा। डेफिनेटली इसमें उन्हें मिलने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम स्टक है यहाँ पे
क्योंकि पहले सिस्टम इस तरह से चलता था कि सियासतदान को सज़ा हुई, खा वो अदलिया के थ्रू हुई, खा वो मार्शल लॉ के थ्रू हुई, वो एक कदम पीछे हटता था, इंतज़ार करता था कि कैसे हवाओं का रुख तब्दील हो, फिर वो अपनी स्पेस बनाता था। तो इसलिए अभी चूँकि ऐसे नहीं हो रहा, तो ये पूरी की पूरी सियासी सिचुएशन इवॉल्व कर रही है और इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा गुंजाइश मौजूद है या एक नज़रिया मौजूद है कि किसी भी दिन ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है, इस वजह से सिस्टम काम नहीं कर रहा, वरना बाहर तो पॉलिटिकल जमात जो हुकूमत में वो तो सही काम कर रही है। जी बिल्कुल, वो सही काम कर रहे हैं, उन्होंने एहतजाज को काउंटर कर लिया, उन्होंने अदलिया के हवाले से इस्लाहात कर ली, तरामीम कर ली, बट वो जो 8 फरवरी का केस है, वो जो धांधली के मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम है, वो वहीं पे हैं। अब आवाम सड़कों पे हों या ना हो, वो चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं होंगी, मेरा ख्याल है उस वक्त तक हुकूमत मुश्किल में रहेगी। हाँ, हो सकता है वो कंफर्टेबल हों, वो अपने लिए थोड़ी ईज़ तलाश कर लें, इकॉनमी को बेहतर कर लें, बट ये क्वेश्चंस जब तक अनआंसर्ड रहेंगे उस वक्त तक ये सारा का सारा मसला इसी तरह रुका सा रहेगा। पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में ये भी तो देखा ना कि जो लीडर्स बाहर गए एनआरओ करके, उन्होंने अवामी सपोर्ट भी ख़त्म कर दी। मैं आता हूँ बिल्कुल साकिब साहब आपकी तरफ, उन्होंने अवामी सपोर्ट भी ख़त्म कर दी, यानी उस तरह वोट नहीं पड़ना शुरू हुआ जिस तरह पहले हो। तो अब आपको लगता है कि इमरान खान को यह भी डर है कि अगर वो अपने बयानिए से हटते हैं तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि उन्होंने पहले दिन से एक जारहाना सियासी बयानिया अपनाया है, जिसमें उन्होंने सोलो फ्लाइट ली है, जिसमें उन्होंने इत्तेहाद बनाने से गुरेज किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे बयानिए रखे हैं कि जिसमें उन्होंने दूसरी जमातों को स्पेस नहीं दी, और इसी बुनियाद पे उनका वोटर जो है वो इस वक्त तैयार है। ठीक है, तो इस वजह से वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इन सारी चीज़ों से पीछे हटें, तो उसके बाद उनके पास क्या बेस। जी साकिब साहब कुछ कहना चाह रहे थे? एक जो मीडिया मैनेजमेंट की बात जो निज़ामी साहब कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब उसमें थोड़ा सा ना उसमें खलल डालने या इमरान खान को मुलाकातें जो है वो कम से कम करवाने का एक प्लान जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि 16-17 फरवरी से जो केसेस थे वो 11-12 मार्च तक गए हैं। उमूमी तौर पर हर हफ्ते में 2-3 दिन केस होते थे, तो अब सिर्फ हफ्ते में एक दिन मंगल को मुलाकात हो रही है, मतलब बाकी 6 दिन मुलाकात नहीं है, सिर्फ एक दिन वो भी आधे घंटे या 1 घंटे की मुलाकात है। तो वो मुलाकातें कम होंगी तो वहाँ से फिर खतूत या आर्टिकल या बयानिया, ये मतलब एक राय मौजूद है कि वो कम निकलेगा और कम अंडर डिस्कशन आएगा, जिस तरह हर रोज़ जो है मीडिया डिस्कस करता है। एक शेर जो है ना उस पे हम इस बहस को ख़त्म कर सकते हैं। ज़ौक अगर आप इजाज़त दें, शेर इरशाद सर। झुकने वालों ने रफ़तें पाली, झुकने वालों ने रफ़तें पाली, हम खुदी को बुलंद करते रहे। अरे वाह, इसी पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं फिर मजीद अहम करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर पोलियो वायरस के हवाले से और उसके ख़ात्मे के हवाले से मुल्कगीर सतह पर मुख्तलिफ औकात में सूबाई सतह पर भी मुहिम चलाई जाती है ताकि हम पोलियो जैसे इस नासूर से छुटकारा हासिल कर सकें। लेकिन 31 साल हो गए हैं जब से इस वैक्सीन के अमल को शुरू किया गया है, इस कैंपेन को शुरू किया गया है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल नहीं कर सके। गालिबन 2021-22 वो साल था जिसमें 12 महीने कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि पिछले साल के अंदर और अब के केसेस मिला के तकरीबन 80 के करीब 76 के करीब केसेस अब भी हो चुके हैं, और इस साल के भी तकरीबन 6 केसेस बताए जा रहे हैं, 6 से ज़ायद केसेस बताए जा रहे हैं जो अब भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जब ये कैंपेन शुरू की गई, सबसे ज़्यादा तो इस कैंपेन के हवाले से जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो एतराज़ किया जाता है, जो बुनियादी हाईलाइट भी होता है, वो ये एतराज़ होता है जी कि ये शायद सेहत के लिए ठीक नहीं है, और अगर इसको ख़ास तौर पर मजहबी बुनियादों के हवाले से भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसके हवाले से ये मुतासर करता है। जब इस कैंपेन का आगाज़ हुआ था तो मुझे याद पड़ता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आसफा भुट्टो साहिबा को ये पहली दफ़ा कतरे पिलाए थे और फिर आगाज़ किया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये सेफ़ हैं, हम अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, तो आप जो है इस कैंपेन को इसी तरह आगे और जारी और सारी रखें। जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं 1112 एक ऐसा इदारा है, जब हम फ़ोन करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि वो पहुंच जाएंगे जल्दी। तो जब पोलियो कैंपेन्स होती हैं तो हम खुद अपने गली मोहल्लों में, शहरों में, कस्बों में देखते हैं कि पोलियो वर्कर्स दिन
धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी किसी किस्म का मौसम हो, वो पहुंचते हैं पोलियो के कतरे पिलाने। लेकिन जो केसेस ज़्यादातर आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं उन इलाकों से, खासतौर पर बलूचिस्तान के इलाकों से या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से या सिंध के दही इलाकों से, जहाँ तक आगाही मुहिम नहीं पहुँच पाती। तो इसके हवाले से एक यहाँ पर नज़रिया पेश किया जाता है जो मैं पेश करता हूँ, उसके बाद फिर एनालिस्ट की जाने बढ़ता हूँ, कि ये नज़रिया पेश किया जाता है कि सूबाई सतह पर, क्योंकि हर सूबा उस तरह कैंपेन नहीं चलाता, एक सूबा बेहतर चला लेता है, दूसरा उस तरह की नहीं चलाता, तो उसकी वजह से ही मसाइल पैदा होते हैं। तो मुल्की सतह पर एक भरपूर कैंपेन चलाने की ज़रूरत है ताकि हम इस नासूर से छुटकारा हासिल कर लें। इस पर बात करते हैं। साकिब रशीद साहब, स्टार्टिंग विद यू, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्योंकि 3 तारीख को कैंपेन का आगाज हुआ था पिछले महीने और फिर भी केसेस आ रहे हैं। रुकावट कहां पर आ रही है? हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि रुकावटें हैं, लेकिन वो रुकावटें हल क्यों नहीं हो पा रही? आज ये बात करते हैं। अच्छा, रुकावटें हल क्यों नहीं हो पा रही? सबसे बड़ा सवाल ये है, जो वैसे तो हम रिकॉर्ड पे देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया में भी था, लेकिन यह है कि पोलियो वहाँ पे ख़त्म हुआ। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो ममालिक हैं दुनिया भर में जो इससे मुतासर हो रहे हैं। और 5 साल के बच्चे या 5 साल के कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनको ये पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो मेरी नज़र में बिल्कुल डायरेक्टली अगर हम जाएं तो वो शकील अफरीदी फैक्टर है, जिसके बाद जो चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में ऊपर नीचे होना शुरू हुई। उसका जो एक पस मंज़र है उसमें मैं नहीं जाता। जो ओसामा बिन लादेन की तलाश के लिए जो शकील अफरीदी जो है वो एक पोलियो वर्कर्स के ज़रिए उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारा कुछ किया, और वो फिर उस पर डिस्कशंस भी हुई, सारा जो है वो लोग उसको उन्होंने जाना। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत बड़े पैमाने पर एक मुहिम चली, जिस मुहिम में ये था कि एक तो ये है कि इसको मिसयूज़ किया जाता है कि या बच्चों को बांझपन या इस किस्म की बीमारी को लायक हो जाती है, या बच्चों के अंदर पता नहीं क्या जो है वो इस सुरिंज के ज़रिए या इस जो पोलियो के कतरों के ज़रिए उनमें क्या जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, जो फेक न्यूज़ थी, जो फैलाई गई, और उस पर ख़ास तौर पर जहाँ पे आगाही मुहिम नहीं थी, या वो जो शिद्दत पसंद थे जिनको फॉलोअर्स ज़्यादा थे, या उन्होंने उसको इतनी बड़े लेवल पे उसको फैलाना शुरू किया कि जिस पर किसी सतह पर लोग जो है वो उसको सच जो है वो समझने लगे। इस वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके भी आए कि जहाँ पे कतरे फैलाने के हवाले से मुश्किलात भी, और साथ ही साथ आज भी मतलब ये सिचुएशन है कि आपको हर एक माह बाद 1.5 माह बाद ऐसे वाकयात मिलते हैं कि पोलियो की टीम गई और उनको निशाना बनाया गया, और उसमें कोई अगर पुलिस एहलकार था, सिक्योरिटी का एहलकार था, या पोलियो वर्कर्स थी, तो उनको निशाना बनाया गया और वो जो है वो जान की बाजी जो है वो हार गए। आज भी ये सिचुएशन मौजूद है। इसमें जो कलेक्टिव विजडम है वो चाहिए, पॉलिटिकली हो, वो हमारे रिलीजियस लेवल पे खास तौर पर हो, या उसकी आगाही मुहिम हो जो होनी चाहिए। मैं उसके फैक्ट्स फिगर देख रहा था कि मंडी भावुद्दीन, पंजाब के इलाके मंडी भावुद्दीन से भी इस 2025 में एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। हम पहले ये समझ रहे थे कि ये मसला खैबर पख्तूनख्वा या उन इलाकों में है, या जंग रही है यहाँ पे और उसमें ज्यादा पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, लेकिन मंडी भावुद्दीन जो पंजाब के बिल्कुल हब में आता है, तो वहां पे भी ये केस निकला है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर जो पॉलिटिकली या सियासी जो हुकूमत है उसको सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ बैनुल अक़वामी जो तंजीमें हैं जो फंड देती हैं, सिर्फ उनका नहीं, हमारा अपना भी मसला है। साकिब साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और इसका सद्देबाब क्या हो सकता है हम अगर इससे छुटकारा हासिल करना चाहें? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मंडी बहाउद्दीन जो है उसके एक केस निकलने से इस वक्त मरकज़ और पंजाब में एक कशमकश जारी है जी। पंजाब के लोग कह रहे हैं, वहाँ की जो खातून हैं यानी जो कोऑर्डिनेटर, वो कह रही हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पंजाब में है ही नहीं, ये तो टेस्ट गलत हुआ है। मरकज़ में जो आपके यानी हेल्थ वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल निकला है और ये गलत बात है वगैरह वगैरह। तो इसको ये ना समझा जाए कि खुदा न खास्ता चाचा जान और भतीजी के दरमियान कोई मसला है, या वज़ीर आज़म और जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनके अंदर को उनके साथ कोई परवाही, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपने जो सवाल किया है ना, उसका जवाब एक तो ये आपने कहा कि जी वो शकील अफरीदी फलाना, और ये मसला हमारा शकील अफरीदी की पैदाइश से पहले का है। उस वक्त शकील अफरीदी पैदा भी नहीं हुआ था जब से हमें पोलियो वायरस का मसला है।
और आप नोट कीजिएगा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, हुकूमतें आती रहीं और उनके जो 15-20 दावे होते थे पहले 6 महीने में, उसमें यह था कि देखिए हमारी हुकूमत ने पोलियो को पाकिस्तान से खत्म कर दिया। यही दावा इस वक्त की हुकूमत ने भी कर दिया। फिर अचानक एक निकल आता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर अभी ठट्ठा में पता लगा जी कल एक और निकला है जी। इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है आपका कि आप ये जानबूझ के मसला रखना चाहते हैं ताकि इसमें बिजनेस है ना, इसमें आपकी कैंपेन्स चलती हैं, पैसे आते हैं, हिसाब किताब होता है और उस पर देखा जाता है कि जी वो। दूसरा इसका सियासी पहलू है कि इसको अलाइव रखा जाए, और तीसरा इसका पहलू अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो एक मजहबी एंगल, एक खास तबके का एंगल है कि ये चीज ही गलत है। अब इन तीनों चीजों में जो फंसी हुई है वो हुकूमत वक्त होती है, और करना क्या पड़ता है आपको, सीधी सीधी सी बात है कि आपने इसको टीवी में मुहिम चला के खत्म नहीं कर सकते। आपने टीवी में मुहिम चला दी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और अभी तो ये यानी मरकज और पंजाब का मसला, सीधी सी बात है दयानतदारी की जरूरत है। क्या वजह है कि बरस हा बरस पहले पूरी दुनिया इस मूजी मरज से निजात पा चुकी, और आज आके अब सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया एटसेट्रा हम क्यों उस यानी लिस्ट में हैं? उसकी वजह यह है कि हम दयानतदारी से काम नहीं करते। ये गवर्नेंस के मसाइल हैं, हमें पता है कि मसला कहां पे है, हम उसको उभारना चाहते हैं ताकि ये मसला क्रिएट हो और उसमें ये हो कि जी अब इसके बचाव के लिए फलाना। जिस तरह सड़क बनती है उसको खोद के आप दोबारा सड़क बनाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि नया ठेका मिलेगा, हिसाब किताब बढ़ेंगे, पैसा आएगा। और जब तक ये अप्रोच आपकी चलती रहेगी, पोलियो तो एक छोटी सी चीज है, सद्देबाब क्या, इस तरह के जितने मसाइल हैं वो आते रहेंगे, क्योंकि आप इसका सद्देबाब यह है कि आपको गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी है और इसको सियासियात की नजर नहीं करना, दयानतदारी के साथ करना है। और ये अगर हो जाए, पोलियो तो एक तरफ रखें, आपकी सारी सियासी बेयकीनी खत्म हो जाए, आपकी मुआशियात जो है वो ऐसी टेक ऑफ करे कि लग पता जाए हिंदुस्तान को और दुनिया को, अगर ये दयानतदारी आपकी गवर्नेंस में आ जाए। लाए ना गवर्नेंस में दयानतदारी, छुड़ाएं यानी अपना जो है वो ये करप्शन से जान छुड़ाएं, और ये जो इज्जादारी है, ये जो फेवरेटिज्म है, ये जो पर्ची सिस्टम है, इन चीजों को हटाएं। ये तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसे 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 हल होंगे। मुश्किल ख्वाहिश का इजहार कर दिया नजूम साहब आपने। माजिद निज़ामी साहब, ये फरमाइएगा, अब क्योंकि ये केसेस जिस तरह भी बताया गया कि पंजाब से भी एक आ रहा है, उसको कोई ऑन नहीं कर रहा, गाहे बगाहे केसेस आते रहते हैं, और फिर जिस तरह हमने देखा कि अटैक्स भी होते हैं, क्यों हम अभी तक इस जदीद दौर के अंदर भी सिस्टमाइज नहीं कर सके, लोगों तक घर घर तक ये कैंपेन्स नहीं पहुंचा सके कि ये आपके फ़ायदे के लिए? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि इस मसले की जो संजीदगी है वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ुसूसन इस तरह के और इसका इफेक्ट भी हमें नज़र आता है, मतलब जिसको भी हम समझा रहे हैं उनके आसपास लोग घूम रहे होते हैं। बिल्कुल, और वो आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल होती है, और फिर वो लोग जब इस कैंपेन में शामिल होते हैं जो ख़ुद मुतासरा होते हैं, तो उससे ये पता चलता है। लेकिन फिर भी अभी तक समाजी रवैये उस तरह से नहीं बदल पाए, और इस तरह की कैंपेन्स उस वक्त मज़ीद पेचीदा और मुश्किल हो जाती हैं जब नंबर जो हैं वो कम होते होते डबल डिजिट में आ जाएं, सिंगल डिजिट में आ जाएं, तो फिर आपको एक बड़ा तफसीली जायज़ा लेते हुए उन पॉकेट्स को ख़त्म करना पड़ता है कि जहाँ से ये चीज़ ट्रैवल कर रही है, और शायद उसकी अभी तक हमारे गवर्नेंस के सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान का जो एक मामला है उसके अंदर, तो हमें ये पता चलता है कि वो जितने अज़ला सरहद के साथ साथ हैं अफ़गानिस्तान पे, वहाँ पर इस तरह के केसेस निस्बतन ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। वहाँ से फिर जब आबादी अंदर मूव करती है और वहाँ से लोग दूसरे सूबों में या शहरों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर बिल्कुल मौजूद होता है। और इसीलिए हमने देखा कि जब वो हम सेंट्रल पंजाब में, शहरी सिंध के अंदर जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो पता चलता है कि वो जो एक सिस्टम के अंदर लूप होल रह गया है। इस वक्त तकरीबन 4 लाख लोग इस पूरी कैंपेन के अंदर सरकारी तौर पे इन्वॉल्व हैं, कि जो कैंपेन लीड करते हैं, चलाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। लेकिन जब हम समाजी रवैयों की बात करें तो हमें लाहौर शहर के अंदर भी
ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते नज़र आते हैं कि जिसमें लोगों ने कतरे पिलाने से इनकार कर दिया, लड़ाई हुई, FIRs हुई। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि आप इन्हें पिला दें बच्चों को कतरे, लेकिन हाथ पे निशान ना लगाएं कि ये इससे हमारे मुआशरे में या हमारे जो सर्कल है फैमिली उसके अंदर हमें मायूब समझा जाएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो एक टैबू है समाज के अंदर, एक जो ममनू चीज़ इसको समझा जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है और यहाँ से फिर इसको ट्रांसलेट करना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपेन के अंदर, ताकि नज़रियाती मसाइल ख़त्म हों तो फिर इंतज़ामी तौर पे आप इसको हल कर सकते हैं। उसकी वजह यह कि पिछले 35 साल के अंदर तकरीबन 120 के आसपास ममालिक थे जहाँ पे ये चीज़ मौजूद थी, लेकिन कम होते होते अब ये सिर्फ 2 पे आ गया है और इस वजह से फिर हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक हम है और एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। तो इसलिए गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है लॉकडाउन की तर्ज के ऊपर एक हेल्थ एमरजेंसी की तर्ज के ऊपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो इसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, पैरेलल चलेंगी चीज़ें तो फिर उसके बाद बेहतरीन हो सकती हैं और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं इससे भी हम हल कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब बात करेंगे ज़रा गज़ा जंगबंदी इम्कानात और ख़दशात के हवाले से। पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो गया है, कैदियों का तबादला हुआ है, अब दूसरा मरहला होना है और ये जब से ये अमन मुआहदा वही है जो आज से 6 महीने पहले भी पेश किया गया था, लेकिन इसको फिर डोनाल्ड ट्रंप के सदारत का हलफ उठाने से एक दिन पहले मंजूर किया गया और उसके बाद सीज़ फायर हुई। कुछ बीच में इख्तलाफात आते रहे लेकिन ये चलता रहा और अभी कुछ दिन पहले भी इसराइल ने एतराज़ किया था, जिस तरीक़े से कहते हैं कि गज़ा के लोग हमारे कैदियों को छोड़ रहे हैं, उस पर एतराज़ किया था, लेकिन मामला फिर सेटल डाउन हो गया। नजमुल साकिब साहब, ये गज़ा की या मशरिक़ वस्ता की इस वक्त की सूरत हाल आपको क्या नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि जो ठहराव इस वक्त मौजूद है वो कोई सख्त बयानबाजी नहीं आ रही, कोई उस तरह के अटैक्स नहीं हो रहे, ईरान भी खामोश, इसराइल भी खामोश, ये इसी तरह जारी रहेगी और मामला अमन के साथ आगे चलेगा? वो होगा मशरिक़ वस्ता में जो इजराइल चाहेगा, पहली स्टेटमेंट। वो होगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी कम से कम अगले 4 साल तक। अब ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान और ईरान गज़ा को और मिडल ईस्ट को कैसे देख रहा है, क्योंकि मेरे नज़दीक 3 इसमें व्यू पॉइंट हैं डिफरेंट और टोटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट। पहला है दुनिया कैसे देख रही है। दुनिया ये देख रही है कि जब ये यानी फरवरी में ये शुरू हुआ ना हमास और इजराइल का मसला, तो उसी वक्त आया कि जी हमने इस पे एक टेंट सिटी बनानी है और वो टेंट सिटी जो है अभी खुल के सामने आ गया कि रिवियरा बनेगा वहां पे कोई यानी टूरिस्ट रिजॉर्ट किस्म की चीज बनानी है अमेरिका ने और इजराइल ने। दुनिया इसको ऐसे देख रही है। अरब दुनिया कैसे ऐसे देख रही है, या मिडल ईस्ट की जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कैसे देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि यार इनसे कब जान हमारी छूटेगी, कहीं हम पे ही ना ये बात आ जाए, इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो हम पे ना आ जाए। पाकिस्तान में खास तौर पे, और ईरान और पाकिस्तान ये 2 मुल्क ऐसे हैं, इसमें इस सारे मसले को देखा जा रहा है जज्बाती तौर पे, जज्बाती तौर पे कि यार ये इजराइल जो है ये मुल्हिद लोग फलाने, ये अरब दुनिया इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती, ये ओआईसी क्या कर रहा है और हमें मुसलमानों को ये करना चाहिए वगैरह वगैरह। जबकि जो अरब वर्ल्ड के अपने हैं उनकी हर एक की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो इसको अलग से देख रहे हैं। कईयों ने तो इजराइल को तस्लीम किया हुआ है जी। अब यह कि इस मसले का हल क्या है, अगर आप देखें दुनिया के लिहाज से तो इसके मसले का वो हल है जो इजराइल चाहता है। और जहां तक इसकी इजराइल की बात है, अमेरिका ये कह चुका, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह चुके कि किसी वक्त भी इजराइल को जंग में वापस आने का इख्तियार है। इसका मतलब यह है कि जंग बंदी होगी, इजराइल चाहेगा, अब दोबारा आना चाहेगा, इजराइल चाहेगा। हम लोग जज्बात को थोड़ा सा जरा एक तरफ रखें और सिर्फ 2 बातों पे गौर करें। इस जंग के असरात पाकिस्तान पे कितने पड़ सकते हैं, मुआशी तौर पे, सियासी और अस्करी तौर पे, और इसके साथ साथ सिफारती तौर पे असरात क्या पड़ सकते हैं। हमने अमेरिका के साथ किस तरह से ताल्लुकात रखने हैं। इजराइल के बारे में बात आती है वो दूसरी है। अब्राहम अकॉर्ड्स अगर दूसरे आते हैं और उसमें कुछ और यानी मुस्लिम ममालिक भी तस्लीम करते हैं, खास तौर पे
अगर KSA सऊदी अरेबिया तस्लीम कर लेता है तो फिर पाकिस्तान की क्या ऑप्शंस हैं? ये 2 सवाल पाकिस्तान ने हल करने हैं। बाकी जज्बात को एक तरफ रखें, साफ साफ सूरत हाल आपको नजर खुद आ जाएगी। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, क्योंकि इसराइल तो ये चाहता था कि हमास को ख़त्म करे और 16 माह उसने लगाए ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं हो सका। तो यही कामयाबी हमास की समझी जाती है। आपको लगता है कि यही एक ख़तरा है और इसी वजह से इसराइल दोबारा जारियत नहीं करेगा? जी, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसमें भी रमज़ान के दिनों में और उसके बाद के कुछ महीनों में नहीं कुछ हफ्तों में ये इत्तफाक हो गया है कि इस चीज़ को आगे लेके चला जाएगा, जिसके अंदर अमन व अमान के ऊपर ज़ोर दिया जाएगा और जंग बंदी सीज़ फायर का जो मसला है उसको नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि जो दूसरा फेज़ है उसके अंदर कई मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर अब जो फ़ौजी कैदी हैं उनका एक्सचेंज है, इसके अलावा जो फ़लस्तीनी जो उम्र कैद की जिनकी सज़ाएँ हैं वो जो इम्पॉर्टेंट फ़लस्तीनी कैदी हैं उनका मसला डिस्कस होना है। तो इसलिए लग रहा था कि फ़ेज़ 2 में कहीं ना कहीं को मसला आएगा। तो इसलिए अभी तो जो मिस्र ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, बाकी ममालिक ने इस चीज़ पे इत्मीनान का इजहार किया है कि कम से कम कुछ वक्त के लिए ये चीज़ अभी सेटल डाउन होती नज़र आ रही है। लेकिन मामला फिर वही है कि गज़ा का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से जो आलमी ताकतों की प्लानिंग है उसमें ऐसे कौन से मकासद शामिल हैं कि जो पूरे किया जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आप उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस करना चाहेंगे तो जो बिल्कुल साथ प्रैक्टिकली वाइबल जो प्लान है उस पर कई दफ़ा बात भी हो चुकी है, वो जो सहराए सीना है मिस्र के अंदर, जो बिल्कुल रफ़ा क्रॉसिंग के साथ का जो इलाका है, और वो चूँकि एक सहराई इलाका है उसके अंदर आबादी भी कम है और रफ़ा से नीचे इलात क्रॉसिंग तक का जो एरिया है इसके हवाले से कई दफ़ा इसके ऊपर पेपर्स भी बनाए गए, प्रपोजल्स भी बनाए गए, एग्री नहीं करता ना? लेकिन उसके ऊपर मिस्र एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये मामला फिर एक लम्हे के लिए हम ये समझेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो जो क्लेम है हमास का या फ़लस्तीनियों का उसको एक ज़रब लगेगी। इसीलिए हमने जब देखा कि ट्रंप ने शाह उर्दन से जब मुलाकात की उसके अंदर भी ये पॉइंट उसने डिस्कस किया, लेकिन उर्दन की तरफ से उस वक़्त खामोशी का इजहार किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया कि ना तो जो बैतुल मक़दस का इलाका है वहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं और ना गज़ा से ऐसे कर सकते हैं। तो इशू ये है कि जब आप यहाँ से जितनी रेजिस्टेंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली अमेरिका और इसराइल जो है वो इस मामले पे अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर नज़र सानी करेगा। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं देंगे तो फिर उनकी तरफ से जो कदम है वो बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए गज़ा की सिचुएशन में हमने ये देखा है कि फ़लस्तीन ने इस मामले में कुर्बानी के ज़रिए, अपनी सेक्रीफाइस के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि जो पुरअमन मुज़ाकरात हैं वो कैसे होते हैं और जंग के बाद जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर उन्हें क्या कामयाबी हासिल हुई। साकिब बशीर साहब, ये तो बिल्कुल ठीक बात नजीम साकिब साहब ने की यहाँ पर कि हम जज्बाती तो हैं इस चीज़ को लेकर, और फिर जो मनाजिर हमने उस जंग के दौरान देखे और फिर जो मनाजिर हम 2 दिन से देख रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह एक शहर था जो मलबे का ढेर था और अब वहाँ पर रमज़ान की जब आमद हुई है तो किस तरीके से इस मजहबी फेस्टिवल को वो वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं या वहाँ पर गुजार रहे हैं, तो वो भी देखकर बड़ा दुख हुआ कि किस तरह एक 1.5 साल पहले ये शहर हुआ करता था और अब हुआ। तो फिर क्या होगा आगे मुस्तकबिल में? क्या इसको रीबिल्ड करने के लिए अरब ममालिक सामने आएंगे या फिर एक दफ़ा मरहून मिन्नत अमेरिका के होना पड़ेगा? मेरा ख्याल है आना तो चाहिए जो मुस्लिम ममालिक हैं। बात ठीक है कि जज्बात से हट कर उनको अपना जितना वो किरदार अदा कर सकते हैं वो अदा करना चाहिए। कि वहाँ पे जिस तरह माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि कुर्बानी तो बहुत बड़ी दी है, 50,000 लोग जब शहीद हुए, फिर बेघर हुए। UN की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वहाँ पर बच्चे, ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासर हुए इसमें, बल्कि बच्चों गिरफ्तार भी हुए। अभी रिसेंटली जो रिहाई हुई है उसमें 15 साल से कम उम्र भी 12 बच्चे जो है वो ये मौजूद हैं फ़लस्तीनी, जिनको जो है वो इसराइलियों ने गिरफ्तार किया था। तो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। और जो कल मनाजिर और तस्वीर सामने आई हैं, मेरे ख्याल में वो बड़ी अफसोसनाक तस्वीर थी। मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम ममालिक को बहुत बड़ा रोल तो कैसे ये किरदार अदा कर सकेंगे, लेकिन फिर भी देखना चाहिए क्योंकि दुनिया इसको मुख्तलिफ एंगल से देख रही
रही है, ट्रंप टोटल जो है मुख्तलिफ एंगल से देख रहा है। अब जो डेवलपमेंट यही है कि 6 हफ्ते के लिए जो इसमें सीज फायर में तोसी की है इसराइल की जानिब से की गई है, हमास भी इसको देख रहा है, उसमें रमज़ान की वजह से भी ये जो है वो की गई है। अब अगला मरहला जो है वो बज़ाहिर तो अभी जो रिहाई हुई है इसराइलियों की 25 तकरीबन जो है वो जिंदा और 8 मुर्दा जो इसराइली कैदी थे या हमास की उस हिरासत में थे वो रिहा किए गए हैं, और 2000 के करीब जो फ़लस्तीनी थे या जो उनको जो है वो रिहा किया गया है। उसमें अब फर्दर देखना है कि ये मामला जो है वो कहाँ तक जाकर रुकते हैं, लेकिन बज़ाहिर जंग जो है वो रुकी हुई है। रमज़ान में ये कुछ नहीं होगा, सीज़ फायर रहेगा। मिस्र या कतर या अमेरिका जो इसमें सालिस हैं या अफ्रीकैन से जो बात कर रहे हैं, हमास और इसराइल के लोग जो उसमें शामिल हैं, वो बातचीत अब आगे चलेगी कि वो उसको अब कैसे और किस नैज तक लेकर जाना है, और मुस्तकिल जो फायर बंदी है या जंग बंदी का जो मामला है क्या ये उस तक पहुंच सकेंगे। और फिर उसके बाद जो कैदियों के तबादले अभी रिसेंटली भी हुए हैं, इसमें कुछ ऐसे कैदी भी थे जो लिस्टें दी गई थी इसराइल को जो पहले से कैद काट रहे थे, उनको सजाएं हो चुकी थी कई कई साल की, जिनका इस जंग के साथ ताल्लुक नहीं था, वो भी रिहा हुए हैं। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि हमास अपने ज्यादा से ज्यादा कैदी जो है वो इसके बदले, इस सारे सिनेरियो के बदले जो है वो रिहा भी करवाना चाह रहा है। सब 30 सेकंड्स में अगर आप वो एआई वीडियो आपने देखी जो ट्रंप साहब की तरफ से जारी की गई, अगर उस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें। देखिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और 30 सेकंड्स में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आइंदा 4 साल के लिए देख लीजिएगा कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस होगी, भैंस के साथ उसके बछड़े भी होंगे, और वो जो भैंस दूध देगी उस पे भी इख्तियार उसी का ही होगा जिसके हाथ में लाठी होती है। आज के सवाल शुक्रिया ज़ौक़। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, एक वफाकी वज़ीर साहब ने फरमाया है कि मुल्क को सियासी नहीं माशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। ज़रूरी सवाल यह है कि ये माशी लॉन्ग मार्च माह रमज़ान में ही शुरू हो जाएगा या ये भी ईद उल फित्र के बाद रूनुमा होने का इम्कान है? ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पीटीआई रहनुमा सलमान अकबर राजा ने ऐलान किया है कि वादा करना है कि कोई भी इख्तिदार की खातिर इस्टेब्लिशमेंट की उंगली नहीं पकड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट की उंगली नहीं पकड़ेगा। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि क्या ये वही उंगली है जिसके हवा में खड़े होने का इंतजार पूरी कौम किया करती थी? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आ गए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।